दोस्तों 4 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। ओके, पहले ही दोस्तों आपको मैंने टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए, हर सेक्शन से इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों मैंने आपको टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, तो वो 2 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो ये पार्ट 2 रहने वाला है पेपर सॉल्यूशन का। ओके, पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव तैयार करा दिए थे और क्वेश्चन नंबर हमने 12 तक देख लिया था। हमें क्वेश्चन नंबर 13 से देखने हैं। ओके, तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हैं। ओके, और साथ ही ये पहले वाले क्वेश्चन कवर किए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 13वां है, संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा में है सवैय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संधि अलंकार की परिभाषा पहले हम देख लेते हैं। देखिए, अलंकार की हम बात करें, टोटल आपके अभी सिलेबस में 5 अलंकार रहने वाले हैं। ओके, मैंने अभी अब संधि अलंकार है तो कहा है संधि हो जाना, जहां रंग रूप गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि वही वस्तु है, वहां संधि अलंकार होता है और यहाँ अंत तक संशय बना रहता है। और ये संधि अलंकार का सबसे सिंपल उदाहरण जो मुझे याद रहते उदाहरण मैं केवल वही आपको सजेस्ट करता हूँ कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही कि नारी की ही सारी है। ये आपका रहने वाला संधि अलंकार का उदाहरण। ओके, इसके साथ ही आपको भ्रांतिमान अलंकार तैयार कर लेना है और विरोधाभास अलंकार भी तैयार करके रखना है। और सिंपल आपके रहने वाले 3 मेन अलंकार इनमें से आपका आएगा। टोटल तो वैसे 5 सिलेबस में आपके ओके, लेकिन 3 में से आपका हाई चांस है आने की, तो इन्हें आपको पढ़ के रखना है। विरोधाभास अलंकार, संधि अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। विरोधाभास अलंकार की आपका ये क्या उदाहरण भी दिया हुआ है। ओके, मैंने जो उदाहरण में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारे छंद की बात करते हैं, तो 4 छंद हैं आपके सिलेबस में, सोठा छंद, कवित्त छंद, सवैया छंद और रुबाइया छंद। अभी आपसे सवैया छंद पूछा जा रहा है, तो सवैया छंद देख लेते हैं। सवैया वर्णिक छंद है, वाई से लेकर 26 वर्णों तक के छंद को सवैया छंद कहते हैं। इससे कई प्रकार होते हैं, दुर्मिल और मध्यगंध सवैया है। मुक्तक है, दुर्मिल और सवैया छंद है। ओके, लेकिन आपको कोई जो प्रकार होते हैं उन्हें नहीं समझाना, केवल इतना ही आपको एक लाइन परिभाषा लिखनी है। तो सवैया छंद के आपको उदाहरण में आप ये लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे अब दुर्मिल का उदाहरण लिखते तब मध्यगंध के लिखते आए तो वो सब सवैया ही, तो आप ये सब इनमें से उदाहरण देख लीजिएगा। और आपको और इससे आसान मिल जाए तो मैं कहूँगा वो आसान वाला तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो सवैया छंद का आपको उदाहरण भी तैयार करके रखना है और रुबाइया छंद भी आपका सिलेबस में है, तो ये भी आपको तैयार करके रखना है। ये हो जाता कंप्लीट। आगे नेक्स्ट हमारा निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। ओके, फिर मुहावरे वाला क्वेश्चन है। तो किस शब्द की हम बात करते हैं तो 3 शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द और निपात शब्द। ये 3 शब्द आपके भी सिलेबस में है। क्षेत्रीय शब्द जो क्षेत्र विशेष बोले जाए, क्षेत्रीय शब्द जैसे झोला, थैला, लोटा, लुटिया, ये सब। निपात शब्द में जो किसी बात में अतिरिक्त बल देने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाए, तो, भी, भर, तक, ही, ये आपका निपात शब्द है। पेपर में आ रहा, अभी आपसे पूछा जाए 2 नंबर में निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण लिखिए, तो आपको इतना बताना है। ओके, और तकनीकी शब्द जो किसी विशेष, ऐसे शब्द जो किसी विशेष विषय के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तकनीकी शब्द। ओके, जैसे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, ये सब। ओके, तो आगे देख लेते हैं। जो क्वेश्चन उसके आगे पीछे वाले भी क्वेश्चन में आपको बताते जा रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ कि हो सकता क्या है कि 4 सेट में पेपर आ रहे हैं, तो किसी के में आएगा निपात शब्द, तो किसी के पूछ लिया जाए क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, किसी के में आएगा तकनीकी शब्द। ओके, अब मैंने आपको ये बता दिया और ये नहीं बताऊंगा तो जो अदर सेट में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएंगे तो कहेंगे भैया आपने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं वैसे आपको कवर करा दे रहा हूँ। बाकी टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखिए, उसमें तो मैंने पूरे आपको क्या है टॉपिक कवर कराए, हर प्रकार को बताएं। तो ओके, तो जो पेपर बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि इस पूरा 100% पेज पेपर आप पढ़ लेते तो 100% इसी से आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, टॉप 100 प्लस वस्तुनिष्ठ जो मैंने बताए उन्हें पढ़ लेते हैं, तो फिर मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आप क्या है फुल स्कोर करेंगे। ओके, लेकिन इनमें आप सोचे पेपर बस में, तो पेपर बस में आराम से पास हो जाएंगे इसको प्रैक्टिस करने से। ओके, लेकिन फुल टॉपर नहीं बन पाएंगे। टॉपर बनने के लिए आपको क्या सब कवर करना पड़ेगा। अथवा में हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिए, मुहावरे वाला, लोकोक्ति वाला भी टॉपिक आपके सिलेबस में तो जब है सिलेबस में, तो कोई भी आपको 2 मुहावरे दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा अर्थ और वाक्य प्रयोग बनाओ। जैसे एग्जाम्पल की दिया हुआ है पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटना यानी मुसीबत आना। ओके, जैसे उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। या जैसे प्रमोद के ऊपर पहाड़, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो ये इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। माथा ठनकना, तो माथा ठनकना का आपको क्या हो जाएगा, इसका अर्थ कि पहले से ही विपरीत बात होने की आशंका। अब प्रयोग कैसे करना है, तो जब प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि घर का प्रवेश द्वार का ताला टूटा देख प्रदीप का माथा ठनक गया। इस प्रकार से आप बात प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाव पलवान वाला पूछा जा रहा है, बैर क्रोध आचार्य का या मुरब्बा है। इसी प्रकार से कोई भी आपको लाइन दे दी जाएगी, कहा जाएगा भाव पलवान कीजिए। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस में आपको करा देता हूँ, फास्ट ही आपको दिखा देता हूँ। दूर के ढोल सुहावने होते, भाव पलवन कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ, एक बार पढ़ बस लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ बस लेते हैं।
तो समझ लेते हैं। तो फिर अपनी लैंग्वेज में आप इसे बता सकते हैं इस लाइन का क्या मतलब है, ज्यादा नहीं बताना, 3 से 4 लाइन लिखना पड़ता है। ओके, मैं आपको पूरा एक बार दिखा देता हूँ कि किस कौन कौन लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे बृहद क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, देखिए बिल्कुल शॉर्ट में स्वीट दिया, शॉर्ट एंड स्वीट दिया हुआ है आपका तैयार के लिए, 3 से 4 लाइन में दिया हुआ है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टेस्ट है और इजी लैंग्वेज में। ओके, ये मैंने स्वयं तैयार किया, इजी लैंग्वेज में दिया है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी भाव पलट कीजिए, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया था, तो इसका आपको एक बार पढ़ लेना है। परिहित सरस धर्म नहीं भाई, इसका भाव पलवन आपको देख लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। फिर साहित्य समाज का दर्पण, इसका भाव पलवन। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता, इसका भाव पलवन दिया हुआ है। देखिए अगर आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, मैंने आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं हर टॉपिक का, ओके, हिंदी का पूरा नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो चाहते हैं आप, ओके, कि आप चाहते हैं कि मैं हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ाऊं समझाऊं, तो मैंने सब आपको बैच में पढ़ाया है। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से रॉकेट स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो साइंस ब्रह्मास्त्र बैच, आर्ट के स्टूडेंट हो तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो बैच अगर ज्वाइन करेंगे तो ऑल 5 सब्जेक्ट की आपकी क्या तैयारी हो जाएगी, पीडीएफ मटेरियल मिल जाएंगे। और जैसे आप चाहते हैं कि मुझे सब सब्जेक्ट नहीं देखना, केवल हिंदी पढ़ना है तो हिंदी का कोर्स लीजिएगा, इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश का कोर्स लीजिएगा, तो उसमें दोस्तों आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाता है, पीडीएफ मटेरियल रहता है, हर टॉपिक का रहता है, तो आसानी से फिर आप तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो ये हो जाता है। फिर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसका भाव पलवन दिया हुआ है। जननी जन्म भू स्वर्ग से महान है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में पूछा गया था, ये आपका दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 200 हमारा 15वां का अथवा में है वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन वाला भी टॉपिक है, 2 टॉपिक है, वाक्य परिवर्तन और वाक्य शुद्धिकरण। कई बार वाक्य शुद्धिकरण वाला पूछ लिया जाता है, कई बार वाक्य परिवर्तन वाला आ जाता है। तो मयूर मन में नाचता है, मयूर वन में नाचता है, संदेहवाचक बनाना है, तो संदेहवाचक बनाना तो शायद लगाकर आपको बना दे, तो आपको आगे जोड़ बस देना, आपको आगे क्या जोड़ देना, शायद, शायद, और इस प्रकार से। ओके, अब इसमें यदि बोधक चिन्ह लगा दे, शायद मयूर वन में नाचता है, तो संदेहवाचक बन गया। नेक्स्ट है कक्षा में संगीता सबसे सुंदर है, निषेध वाचक वाक्य बनाना है, निषेध वाचक वाक्य यानी इंग्लिश में निगेटिव वाक्य, ओके, नहीं लगाकर आपको बना देना है। तो कक्षा में संगीता सबसे सुंदर नहीं है, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो 16-17वां रहेगा वो आपका कवि परिचय लेखक परिचय वाला रहने वाला, 3-3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आप क्या है ये तैयार कर लेते हैं। कौन तैयार कर लेते हैं, कवि परिचय, अब जिसमें बात करें हम तो हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय का इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, हो सके तो भुवन राणा का भी पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 अगर आप तैयार करके रखने हैं तो आपका क्या फिक्स हो जाएगा। कवि परिचय पूछा गया था 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। ओके, 2 रचना के 1 नंबर, भाव पक्ष कला पक्ष के 1 नंबर, साहित्य में स्थान के 1 नंबर। ओके, फिर हम लेखक परिचय की बात करें तो महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको लेखक परिचय तैयार करके रखिएगा, 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। ओके, चलिए मैं आपको क्रम से इनके सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन सब किस लिए बताते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपने क्या अभी तक नोट्स नहीं बनाए होंगे। तो देख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन जी का दिया हुआ है 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान, और बिल्कुल सिंपल दिया हुआ। कितना लिखना है पेपर में, ज्यादा नहीं, 2 लाइन, 2 से 3 लाइन भाव पक्ष, 2 से 3 लाइन कला पक्ष, साहित्य में स्थान, देख सकते हैं इतना ही लिखा होगा। और जो भी मैं आपसे बताता हूँ, ओके, क्योंकि मैंने खुद बोर्ड एग्जाम दिया है, ओके, और इसके साथ ही लगातार मैं टॉपरों से बात की है। टॉपर की कॉपी एनालिसिस में अभी कराऊंगा, जब आपका अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाए इसके बाद मैं टॉपर की कॉपी का एनालिसिस कराऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि टॉपर कितना लिखते हैं। तब फिर भी उन्हें 2-2 लाइन में लिखा है, बहुत सारे टॉपर ने फिर उन्हें फुल नंबर मिला है, तो मैं नंबर मिलते हैं। ओके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको ये तैयार कर लीजिएगा हरिवंश राय बच्चन जी का। फिर रघुवीर सहाय जी का आप देख लीजिए, कवि परिचय, 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष, और आपका दिया हुआ है साहित्य में स्थान। ओके, वैसे भी टॉप 50 जो हमारी वीडियो टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली, उसमें भी मैंने आपको कवर किया है। तो हर प्रकार से मैं बार बार आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आप क्या है अच्छे से तैयारी कर सकें। लेखक परिचय में देख लेते हैं, तो लेखक परिचय में महादेवी वर्मा जी का तैयार करना है, निर्जय निहार रसिम दीपशिखा, ये 2 रचनाएं। लेखक परिचय में आता है 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, तो भाषा लिखा हुआ है, शैली लिखा हुआ है, शैली लिखने का ये तरीका रहता है। और नहीं बन रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे हेडिंग बस लिख सकते हैं महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्य में मुख्यतः सूत्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, अलंकारिक शैली, ओके, विवरणात्मक शैली इत्यादि शैलियों का प्रयोग किया है। इस प्रकार से भी आप शैली लिख सकते हैं। और अच्छे तरीके से लेना तो फिर ये तरीका रहता है कि हेडिंग डाल कर उसके बारे में एक लाइन लिख, और साहित्य में स्थान आपका ये रहने वाला है। जैनेन्द्र कुमार जी का देखें तो 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ओके, अब देखिए ये शैली का लिखने के बस एक ही लाइन में ये तरीका मैंने बताया, उस तरीके से लिखते हैं तो भी आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। जैनेन्द्र कुमार जी का भी आपको तय करना है, महादेवी वर्मा का तय करना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको तय करना है, 2 से 3 आपको कम से कम पढ़ के रखना है। ओके, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब 4 सेट में पेपर आ रहे हैं, किसी के सेट में महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसी के सेट में जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसी के सेट में आ जाए जैनेन्द्र कुमार और महादेवी वर्मा। तो इस प्रकार से आपके सेट बन सकते हैं, किसी प्रकार से आ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 से 3 आपको पढ़ के रखना है। ओके,
तो 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान ये दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18वां, राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर लिखिए। फिर हमारा सार संक्षेपण करना है। तो राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है आपका राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर। तो राजभाषा होती है एक संवैधानिक शब्द है, और राजकाज की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा क्या है? स्वाभाविक शब्द है और जन संस्कृति से उत्पन्न शब्द होता है और जनता की भाषा होती है। राजभाषा एक राज्य की भाषा, इसलिए शब्दावली सीमित होती है। राष्ट्रभाषा पूरे देश की भाषा, इसलिए शब्दावली विस्तृत होती है। राजभाषा नियमों से बंधी होती है, जबकि राष्ट्रभाषा की जो प्रकृति होती है वो क्या है? स्वतंत्र होती है। ये कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा 18वां क्वेश्चन है, आपको करना है सार संक्षेपण करना है। देखिए सार संक्षेपण कैसे किया जाता है, भाव देखा, सार संक्षेपण भी देख लेते हैं। पहले तो आपको एक बात समझनी है, ऑब्जेक्ट पूछा जाता है कि सार संक्षेपण जो गद्यांश दिया रहता है उसका हमें 1/3 करना पड़ता है। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें 6 लाइन में दिया हुआ है गद्यांश, तो उसकी हमें कितनी लाइन लिखनी? केवल 2 लाइन में संक्षेपण करना है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन दी है। ओके, मतलब आपकी तो 8 लाइन लगभग दी है, तो हमें 2 या 3 लाइन में इसका क्या संक्षेपण कर देना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या 1/3 उसको करना पड़ता है। ये रहता है रूल, क्योंकि ये पूछे भी जाता है, एक शब्द एक वाक्य में आता है कि सार संक्षेपण का कितना करना पड़ता है गद्यांश का, तो 1/3। ओके, अब इसको अब क्या करते हैं, जिन विद्यार्थियों को पहले इसको पूरा पढ़ना है समझकर अपनी लैंग्वेज में लिख देना पड़ता है, वही आपका सार संक्षेपण। नहीं बनना कुछ कई बार बहुत कठिन गद्यांश लगने लगता है, नहीं बनना तो फिर क्या करिए, फिर 1-2 लाइन से बीच उठाइए, 1-2 लाइन अपनी जोड़िए, 1-2 लाइन फिर नीचे से उठाइए। इस प्रकार से आपको करना है, तो ज्यादा नहीं 2-3 लाइन लिखना पड़ता है। ओके, तो ये भी आपका तरीका रहता है। क्लियर है? बाकी जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी करवाऊंगा अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद, तो फिर आपको और अच्छे से मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, पूरी प्रैक्टिस की टॉपिक रहती है। अब नेक्स्ट हमारा अपठित गद्यांश वाला रहने वाला है। अपठित गद्यांश में क्या रहेगा, ऊपर पहले आपको पद्यांश दिया जाएगा और अथवा में आपका गद्यांश रहता है। जो पद्यांश रहता है उसको थोड़ा आपको व्याख्या इतनी आसानी से आप कर नहीं पाते हैं, पता है, तो आप क्या है हमेशा पद्यांश को छोड़कर गद्यांश को करिएगा, गद्यांश को किया करिए। ओके, यहाँ से आपको क्या आसानी से समझ में आ जाएगा। अब गद्यांश को कैसे करना है, कोई भी आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, कोई फिक्स नहीं रहने वाला है। ओके, तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है और उससे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। 3 नंबर का रहता है तो कई बार 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि एक लॉन्ग टाइप का पूछ लिया जाता है, इसलिए वो 2 नंबर का हो जाता है इस प्रकार से। तो जैसे यहाँ पूछा गया है शीर्षक, शीर्षक तो देखिए पूछा ही जाता है, तो उसको पढ़ना जिस टॉपिक की बात हो उसका शीर्षक होता है। लोकतंत्र को विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली स्वीकार किया गया, इसमें एक व्यक्ति को निरंकुश शासन नहीं होता। अब एक लोकतंत्र की बात हो रही है, बस इसका आपका शीर्षक क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें भी पूछा जा रहा है सारांश लिखिए, तो वही आपको लेना है, 6 लाइन में दिया है, 2 लाइन में आपको बता देना है। कई बार इसी संबंधित क्वेश्चन बन जाता है, जैसे किसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली स्वीकार किया गया है, तो आपको लिखना है लोकतंत्र को विश्व की सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्रणाली स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से आपको क्या है उसी छांटकर उत्तर देने पड़ते हैं। क्लियर है? प्रैक्टिस पर डिपेंड है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बन जाएगा। अगर आपने इतना जब हिंदी में हम दुनियादारी इतना सब पढ़ रहे हैं तो फिर ये आपसे बन जाना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हमारा आने वाला है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। पहले पद्यांश की रहेगी और गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहने वाली है। जैसे हमें यहाँ सबसे पहले पूछी जा रही गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है क्योंकि अब जैसे हमने देखा तो सबसे पहले तो आपको यही दिमाग लगाना है किस अध्याय से हमारा ये लिया गया। भक्तिन की बात हो रही तो भक्तिन वाले से लिया गया है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कहाँ से लिया गया है तो फिर ये सोचिए कि उसके लेखक कौन है। तो भक्तिन किसने लिखा? महादेवी वर्मा जी ने लिखा। तो आपने अगर इतना सोच लिया तो आपका संदर्भ क्लियर हो गया और संदर्भ के 1 नंबर मिल जाते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह से भक्तिन अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। तो ये आपको लिख जाता है संदर्भ, और संदर्भ के 1 नंबर हो जाते हैं। प्रसंग के 1 नंबर रहते हैं, 2 नंबर व्याख्या के हुए। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको लिखना है। देखिए आपका दिया हुआ है नोट्स में एकदम हर प्रकार के हर चीज की आपको नोट्स दिया जाएगा। हिंदी कोर्स लेते हैं या बैच लेते हैं तो उसमें आपको हर प्रकार का नोट्स मिलने वाला, चाहे गद्यांश पद्यांश कुछ भी हो गए, सब मेरी लैंग्वेज में दिया हुआ है और पूरे एक बार कवर किए हर प्रकार से। तो यहाँ देख लेते हैं। तो ये आपका दिया इस प्रकार से लिखना पेपर में, संदर्भ लिखा हुआ है और प्रसंग लिखा हुआ। प्रसंग केवल 1 ही लाइन, 1 या 2 लाइन में लिखना पड़ता है। शॉर्ट आउट में आपको बताना कि आखिर किस टॉपिक की बात हो रही है, तो वो आपको बता दे। क्या बता, प्रस्तुत गद्यांश भक्तिन के स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व की बात हो रही है। पर व्याख्या क्या अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने अध्याय को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो अपनी लैंग्वेज में भी आप उस बात को बता सकते हैं। बाकी एक बार आपको पढ़ लेना है। एक बात और ओके आपको ध्यान रखना है, जब भी जो गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या की जाती है तो आपको विशेष भी लिखना चाहिए। विशेष के भी आपकी आधे नंबर रहते हैं, तो विशेष के भी आपको लिखना चाहिए। और जब अभी हम पद्यांश के भी देखेंगे संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो उसमें आपको काव्य सौंदर्य लिखना पड़ता है।
अभी इसका हम विशेष देखें तो विशेष इसका देखें तो ये लिखा है भक्ति ने लेखिका के धूप और छाया का संबंध बताया है, सरल खड़ी बोली को अपनाया है। यानी विशेष में क्या लिखना पड़ता है, विशेष में ये पहली लाइन में आप पहले पॉइंट में आपको लिख देना कि किस टॉपिक की बात हो रही है शॉर्ट में, ओके। दूसरी लाइन बता देना है कि अगर उसमें मुहावरे लोकोक्ति इत्यादि का प्रयोग है तो वो आपको मेंशन कर देना है, और कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है वो आपको मेंशन करना पड़ता है। 2 या 3 पॉइंट में आपको विशेष लिखना पड़ता है। इसके भी आधे नंबर लिखते हैं तो इसे आपको जरूर लिखना है। तो ये हो जाता है हमारा इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या। आगे इसके अथवा में देख लेते क्या पूछे जा रहा है। अथवा में है उनका आशय था कि पत्नी की महिमा उस महिमा में कायल आदि काल से इस पति पत्नी के मुक्ता। तो आपको समझना है पैसे की गर्मी या एनर्जी। कुछ शब्द पकड़िए। हमने देखा पैसे संबंधित बात हो रही, यानी हमारे बाजार दर्शन वाले चैप्टर से लिया गया। बाजार दर्शन वाले जब चैप्टर से लिया गया, लेखक कौन है हमारे जैनेन्द्र कुमार। बस ये आपका इतना क्लियर हो गया तो संदर्भ हो जाएगा। बाकी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो ये आपकी रहने वाली संदर्भ प्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह निबंध बाजार दर्शन से लिया गया है, और कथाकार कौन है जैनेन्द्र कुमार। प्रसंग ये आपका रहने वाला है, और व्याख्या भी रहने वाली, विशेष रहने वाली। व्याख्या ज्यादा नहीं लिखनी, बस 2 से 3 लाइन में लिखनी पड़ती है, क्योंकि एक ये तो संदर्भ फिक्स है, प्रसंग भी आपको 2 लाइन फिक्स है, और व्याख्या 3 या 4 लाइन में आपको लिखनी है। विशेष में 2 या 3 पॉइंट आपको लिखनी पड़ती है। तो ये आपका तरीका रहने वाला है, ओके। ये पूरा नोट्स उसी तरीके से आपको तैयार किया कि बिल्कुल आप अगर पढ़ के जाएं तो पेपर में आपको एकदम कॉपी में छाप देना है, ओके। मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, ओके। क्लियर हो जाता है, तो इसे पढ़ के आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं फिर आपकी 4 नंबर की क्या है, पद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहने वाली है। जैसे यहाँ दिया जा रहा है, मैं जगजीवन का भाल लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जैसे हमने पढ़ा समझ गए कहाँ से लिए गए हैं, आत्म परिचय वाले चैप्टर से लिए गए हैं डिटेल से। तो ये आपका रहने वाला संदर्भ प्रसंग और ये आपकी व्याख्या, ओके। संदर्भ है आत्म परिचय से लिया गया हरिवंश राय बच्चन, प्रसंग दिया हुआ है और व्याख्या, ओके। अब यहाँ आपको एक बात और ध्यान देना है कि जब भी हम पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करें तो उसके बाद आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। और गद्यांश में शब्द क्या यूज करते हैं, शब्दों का महत्व हिंदी में, ओके। तो यहाँ आपको काव्य सौंदर्य और गद्यांश की जब संदर्भ प्रसंग व्याख्या करें तो वहाँ विशेष लिखना पड़ता है। या काव्य सौंदर्य में क्या बताना है कि इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, कौन से रस का प्रयोग किया गया है, कैसी भाषा का प्रयोग किया है। ऐसे 3 से 4 टॉपिक है, ओके। इस प्रकार से आप एक टॉपिक के बारे में बताएंगे, 3 पॉइंट आपके हो जाएंगे। वही यहाँ बताया जा रहा है इस टॉपिक की बात हो रही है, फिर किस अलंकार का प्रयोग किया गया, और रस का प्रयोग किस रस का प्रयोग किया गया है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, उनके आधार पर आपको यहाँ पॉइंट बनाने हैं। तो तैयार कर लीजिएगा। बाकी आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। तो ये एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आता है ये वाला आपका पद्यांश। देख लेते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह संकलित कविता के बहाने से अवतरित है, रचयिता का है कुंवर नारायण। फिर इसका क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ तो हो गया आपका, प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत आपका कवितांश में कवि ने कविता और चिड़िया की उड़ानों की तुलना की है, और ये आपका दिया। और आपने वैसे भी इन सब समझा है, इन सभी को पूरे अध्याय को समझा है, ओके। चैप्टरों को समझा है, कविताओं को समझा है, अपनी लैंग्वेज में आसानी से आप लिख सकते हैं, ओके। काव्य सौंदर्य आपका देखिए दिया हुआ तो कंप्लीट हो जाता है। तो आइए आप समझ गए हो, और इससे दिखाओ इसलिए मैं अच्छे से रहा हूँ आपको, ताकि आपको क्या है तरीका ही पता चले। जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ इसी तरीके से आपको लिखना। हाँ, व्याख्या आपको क्या है ज्यादा जिनमें बहुत डिटेल से लिखा तो 2 से 3 लाइन में आपको बतानी है। एक से 2 लाइन में प्रसंग हो जाएगा, 1 से 2 लाइन में आपका संदर्भ हो जाएगा, 3 से या 4 लाइन में व्याख्या हो जाएगी, और 2-3 पॉइंट में आपका काव्य सौंदर्य हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा रहता है पत्र लेखन। पत्र लेखन देख लेते हैं। अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। नगर निगम या नगर पालिका को नियमित जल आपूर्ति कराने हेतु आवेदन पत्र एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में 24 में ये प्रश्न आ चुका है बोर्ड एग्जाम, ओके। तो देख लेते कि पहले तो आप ये देख लीजिए फॉर्मेट देख लीजिए क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है, इस तरीके से आपको लिखना है, ओके। प्रति निगमायुक्त नगर निगम या नगर पालिका जो भी दिया, नगर पालिका तो नगर पालिका, नगर निगम तो नगर निगम, ओके। अब बाकी हमें जिला तो दिया नहीं है तो किसी भी आप अपने जिले का लिख सकते हैं, कहीं कभी आप लिख सकते हैं, जिला भी डाल दीजिए। वैसे नगर में जल नियमित आपूर्ति के संबंध में फिर आपके पास समस्या बता देनी है और आपका रहना। एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतने समझदार है कि आप अपनी लैंग्वेज में इस बात को लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अगर मोहल्ले की सफाई में पूछा जाता है, मोहल्ले की सफाई से संबंधित कि नगर निगम अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखिए मोहल्ले की नियमित सफाई के लिए, तो ये आपका लैंग्वेज रहने वाली है। एक बार वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट आप लीजिए और पढ़ लीजिएगा, तो ये तो आपको बन जाएगा। फॉर्मेट आप इन देख लीजिए, सीधे सीधे आपको लिखना पड़ता है, ओके। बाकी समस्या किस प्रकार से आपको लिखनी है वो आप एक बार पढ़ लीजिए, तो आप लिख पाएंगे अपनी लैंग्वेज में। इसके बाद नेक्स्ट, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए
अपनी सहेली और मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है। देखिए इसमें आपको क्या है, एड्रेस सबसे पहले लिखना पड़ता है, फिर दिनांक, फिर आपका रहने वाला है प्रिय सखी दिशा, सा प्रेम नमस्कार, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सभी लोग क्या है कुशल होंगे। और सूचित किया जाता है कि मेरे बड़ी भाई की शादी इस तारीख को संपन्न होने वाली है, कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ होने वाले हैं, अतः शुभ अवसर पर सब परिवार आमंत्रित हैं। मैं चाहती हूँ कि भैया जिस दिन शादी होने उससे 4-5 दिन पहले आ जाओ। ओके, इस बार से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। और ये आपका रहना है, तुम्हारा सहेली सहेला जो भी आपका है वो आपको लिख देना है। कंप्लीट हो जाता है। तो और भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टॉप 50 वाली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने थोड़ा आपको ज्यादा बताया और भी आपको प्रैक्टिस कराए हैं। ओके, लास्ट में आपका निबंध रहने वाला है। निबंध की बात करें तो 3-4 पेज में, 2-3 पेज में, अब देखिए आपको जो समय बचे, ओके, वो प्रयास करिए 2 से 3 पेज में आपको लिखने का प्रयास करना है। कौन कौन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना कौन सा चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण पढ़ लीजिएगा। इसके बाद विद्यार्थी जीवन अनुशासन पढ़ लेना है। जीवन में खेलों का महत्व, ये आपको तैयार करना है। इसके साथ ही कंप्यूटर या इंटरनेट की उपयोगिता, 2 से 3 टॉपिक है जो आपको पढ़ के रखना है। ओके, मैंने आपको हेडिंग की बार पढ़ लीजिएगा, फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अब इसे एकदम नहीं है कि रटाने की जरूरत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में इन टॉपिक के बारे में देख लीजिएगा। ओके, और जैसे आपसे एग्जाम में प्रेशर टेंशन रहती है भैया कि बननी तुरंत माइंड नहीं चलता है, तो एक बार आपको क्या करना है, कहीं से आपको पढ़ लीजिएगा, मोबाइल से पढ़ लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, जीवन में खेलों के महत्व के बारे में, विद्यार्थी जीवन अनुशासन के बारे में, फिर अपनी लैंग्वेज में आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सर मॉडल पेपर, हिंदी के मॉडल पेपर का मैंने आपको तैयारी कराई है। ओके, इसके साथ ही अगर आप फुल स्कोर करना है तो फिर आपको क्या टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, टॉप 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देख लीजिए। इस मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 2-3 वीडियो आप देख लेते हैं, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिए 2 वीडियो में। इसके साथ ही 2 वीडियो पहले आ चुकी हैं, टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, टॉप 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये अगर वीडियो देख लेते हैं आप कंप्लीट, ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे 4 वीडियो होंगी तो ज्यादा 1.5 से 2 घंटे आपके समय लगेगा। इतने में दोस्तों आपकी पूरी हिंदी की तैयारी हो जाएगी और अच्छा स्कोर आप कर लेंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर पूछ लेना है। और प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आपको हिंदी का वो ज्वाइन कर लीजिएगा या कंप्लीट आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रॉपर आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।